चरण जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के तहत देखा था हमने, जिसका चरण क्या था 1907 से लेकर के 1917, इस पूरे चरण को हमने देखा। अब हम उसके आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहे जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है उसको कहते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग बेसिकली क्या था? देखिए, इसके आंदोलन के प्रारंभ होने के कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना। ध्यान आकर्षित करने क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था, उत्तरदायी शासन की मांग हो रही थी, स्वराज की मांग हो रही थी। इन सब का दबाव बनाने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। दूसरा क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार जो हम कल पढ़े थे 1909 वाला, उससे नरमपंथियों का भ्रम टूट गया था। आपको पता ही है कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथियों में कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। नरमपंथी अपनी पुरानी विचारधारा पे चलते रहते हैं, उनको लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्य उनकी बातों को ध्यान देगा। लेकिन 1909 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति का शुरुआत की गई। इससे नरमपंथी काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए उनका भ्रम टूट गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे सुधार के बारे में सोच रहा है। ठीक है। अगला है विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। उस विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों जैसे सैनिक सहित भारी मात्रा में सामानों का प्रयोग किया गया था। उसकी वजह से भारत में जो इन्फ्लेशन था, वो महंगाई थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो भारत के लोग एकदम परेशान हो चुके थे इस चीज़ से। ठीक। चौथा क्या था? आपको पता ही है कि जब स्वदेशी आंदोलन अपने अवसान की तरफ था तो तिलक जी को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया था 6 साल के लिए। तो तिलक जी जून 1914 में रिहा होके जेल से छूट चुके थे। वे अवसर की तलाश में थे। वे चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को फिर से प्रारंभ किया जाए। ठीक है। तिलक जी, आपको पता ही है कि उग्रवादी विचारधारा के थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद उनकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन देखा जाता है इतिहास में। वे मॉडरेट विचारधारा की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न कहीं उग्रवादी विचारधारा से उनके हितों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जून 2014 में तिलक रिहा होते हैं। वे अवसर की तलाश में रहते हैं, और इस अवसर के तलाश के खोज में होम रूल लीग कैसे आगे बढ़ेगा, अभी हम आगे देखेंगे। पांचवा क्या था? आयरलैंड, जो कि तत्कालीन ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने स्वशासन के लिए एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम को ही होम रूल लीग कहा जाता है। यानी कि उसी के तर्ज पर, जो आयरिश होम रूल लीग था, उसी के तर्ज पे भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने की तैयारी जोरों पे की जाने लगी थी। तो हमने इसके कारणों को देखा। ठीक है। आपको पता है इस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अपने अवसान की तरफ है, इसलिए वैक्यूम है। पूरे वैक्यूम को भरने के लिए एनी बेसेंट और तिलक साथ आते हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए होम रूल लीग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, होम रूल लीग 2 शाखाओं में बटा हुआ है। देखिए, एनी बेसेंट और तिलक जी के विचारधारा में थोड़ा सा मतभेद था। एनी बेसेंट के कुछ समर्थक तिलक जी की विचारधारा और उनके समर्थकों का समर्थन नहीं करते थे, और तिलक जी के कुछ विचारक और समर्थक ऐसे थे जो एनी बेसेंट जी के विचारों से सहमत नहीं थे। तो ये लोग होम रूल लीग एक साथ तो शुरू किए थे, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग शाखाओं के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो एनी बेसेंट क्या होम रूल लीग की पहले हम बात करेंगे। एनी बेसेंट जो थी, आपको पता ही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जब 1899 में मद्रास में शाखा खुलती है, तो वहाँ पे इनको उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। वो चाहती हैं कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिले, क्योंकि उनका झुकाव यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के प्रति अत्यधिक था। बहरहाल, एनी बेसेंट के होम रूल लीग की हम बात करेंगे तो सितंबर 1916 में मद्रास में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक। इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्र द्वारा अपने होम रूल लीग के आंदोलन को आगे बढ़ाया, और उस पत्र के माध्यम से स्वशासन की मांग की प्रारंभ किया। ठीक। एनी बेसेंट की शाखाएं बहुत ज़्यादा थी। इनका जो क्षेत्र था वो दक्षिण भारत था। देख रहे हैं, मद्रास में इसका सेंटर है। तो दक्षिण भारत में इन्होंने लगभग 200 शाखाएं खोली थी। कितनी थी? 200 शाखाएं थी। लेकिन एक बुनियादी अंतर था तिलक के होम रूल लीग से, वह यह था कि इनकी जो शाखाएं तो ज़्यादा थीं, लेकिन इनका प्रभाव जो था तिलक के होम रूल लीग की तुलना में काफ़ी कमज़ोर था।
ठीक, लेकिन इनकी सदस्य संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। मद्रास में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग शुरू किया गया था, उसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे, और अध्यक्ष तो स्वयं एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, और तिलक के होम रूल लीग के बारे में देखते हैं। तिलक ने अपने क्षेत्र को होम रूल लीग जो थी उसकी स्थापना पुणे में की, महाराष्ट्र में 1916 में। इन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे में स्थापना की। इसकी शाखाएं, इसके अलावा इन्होंने संयुक्त प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बराड़ इत्यादि जैसे 8 शाखाओं में विभाजित किया था। और तिलक के होम रूल लीग का जो लक्ष्य था वह स्वराज की मांग करना, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन तथा शिक्षा का प्रसार करना इत्यादि था। देखिए, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग चलाया, लेकिन तिलक की शाखाएं कम थी। ठीक है, लेकिन इनकी जो पकड़ थी वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग से ज़्यादा थी। ये ज़्यादा मुखर थे अपनी मांगों को लेकर के, ये हम देखेंगे। ये थे दोनों शाखाएं। अब हम देखेंगे कि होम रूल लीग जो चल रहा था उसके कार्यक्रम क्या थे और कार्य क्या थे। सबसे पहला इसका जो कार्य था वह था स्वशासन का वास्तविक अर्थ लोगों के बीच में समझाना कि आखिर स्वशासन का मतलब क्या होता है। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा था पुस्तकालयों, कार्य अध्ययन कक्षों, जनसभाओं, सम्मेलनों द्वारा राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना। ये इसके प्रमुख कार्यक्रमों का एक हिस्सा था, यानी कि हर उस माध्यम का इस्तेमाल करना जिससे स्वशासन के बारे में और राजनीतिक शिक्षा को बारे में लोगों को बताया जा सके। इसके अलावा इन्होंने समाचार पत्र, पम्फलेट, पोस्टर, पोस्टकार्ड इत्यादि का भी सहारा लिया और स्वशासन का प्रसार किया था। स्वशासन, ठीक है, आपको पता है इसी के लिए मेन होम रूल लीग चल रहा है। स्वशासन का अगर विस्तार में आप देखेंगे तो तिलक जी पहले स्वशासन जो थे वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे, पूर्ण तरह से स्वशासन की। लेकिन जब रिहा होते हैं और थोड़ा सा मॉडरेट ग्रुप की तरफ इनका झुकाव होता है तो ब्रिटिश सत्ता के तहत ही स्वशासन की बात करते हैं। कुल मिलाकर डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हैं। ये स्वशासन की इनकी परिभाषा है। ठीक है, ये होम रूल लीग चल ही रहा था। उसी बीच में सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है उसको हम देखते हैं। तिलक एवं उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। एनी बेसेंट और अरुंडेल को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और उन पर भी मुकदमा चलाया गया। तो धीरे धीरे जब ये सरकार ने अपने दमनात्मक कार्यवाही शुरू की तो होम रूल मूवमेंट जो था शांत होने लगा था धीरे धीरे। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1916 में लखनऊ में। यह अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी हम देखेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अधिवेशन 1916 में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अंबिका चरण मजुमदार होते हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातें हम देखते हैं, क्या क्या इसमें प्रमुख बातें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, गरम दल एवं नरम दल का पूरा मिलन हो गया था। आपको पता है सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, उसके बाद गरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे। ये ऐसा क्यों हुआ? मिलन आखिर क्या जरूरत है इसी थी कि इन लोगों को एक साथ आना पड़ा? इसका रीज़न ये था कि आपको पता है 1909 के अधिनियम के सुधार से नरमपंथी खुश नहीं थे। इन दोनों के अलग होने से राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हुआ, ये दोनों तरफ के नेताओं ने महसूस किया। साथ ही जब ये इनका विभाजन हुआ तो सरकार इनको आसानी से नियंत्रित करने में कामयाब हो रही थी। ठीक, और जो तरीके उदारवादी दल अपना रहे थे उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ा था। और चूंकि आपको पता ही है कि 1914 में तिलक जी वापस भी आ गए थे, तो इन लोगों ने मिल करके एक मुहिम चलाई ताकि नरम और गरम दल फिर से एक मंच पर आएँ और स्वतंत्रता संग्राम की मुहिम को आगे लेकर जाएं। ये इसके कारण थे जिसकी वजह से गरम दल और नरम दल लखनऊ अधिवेशन में एक साथ आ जाते हैं। पहला ये होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे आप, कांग्रेस मुस्लिम लीग, ये लीग है कि बीच समझौता होता है। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ये मिसप्रिंट है प्रथम, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है? एक समझौता होता है। और ये ऐतिहासिक है क्योंकि 30 दिसंबर 1906 में जो सलीमुल्लाह और वकार उल मुल्क इत्यादि मिल करके जो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन करना और कांग्रेस के विरुद्ध में काम करना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को एक साथ आना पड़ा? मुसलमानों को, जो मुसलमान कम्युनिटी थी उस समय, वे सोच रहे थे कि ब्रिटिश उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगी, लेकिन उनको भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए एक मंच पर
ये लोग आ करके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए और इसमें माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक उनकी बहुत महत्वपूर्ण रही भूमिका मानी जाती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में। बहरहाल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच के समझौते के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से चाहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ देते हैं। सबसे पहला जो पैक्ट समझौता हुआ था, उस पैक्ट में प्रावधान क्या था? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को मान लिया। इतिहासकार इसको बहुत बड़ी भूल के रूप में देखते हैं, क्योंकि 1909 में जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी मुसलमानों के लिए, कांग्रेस ने उसको औपचारिक रूप से सहमति दे दी थी और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग देश पाकिस्तान के राज्य की मांग को मुखरता से आगे बढ़ाया, क्योंकि उसको लगा था कि कांग्रेस भी कहीं कहीं इस चीज़ से सहमत है। तो इस दृष्टिकोण से कांग्रेस की इस पर आलोचना भी की जाती है। पहला प्रावधान हमने देखा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को मान लिया। दूसरा हम देखते हैं कि सांप्रदायिक हितों के विरुद्ध, जैसे अगर कोई प्रस्ताव अगर लाया जाता है, जैसे जो संप्रदाय से संबंधित है उनके विरुद्ध है, तो उस पर मतदान की जो व्यवस्था की गई वो 3/4 सदस्य के सहमति के आधार पर की गई, कि अगर 3/4 सदस्य इस प्रस्ताव का अगर विरोध करते हैं जो सांप्रदायिक हितों के विरुद्ध है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्या प्रावधान किया गया? वो केंद्रीय व्यवस्थापिका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसके गवर्नर जनरल प्रमुख होते थे, उसमें 1/9 भाग, कुल सीटें जितनी थी उसका 1/9 भाग मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने की बात स्वीकार कर ली गई। ठीक है, ये हमने देखा पूरी तरीके से मुस्लिम लीग का और कांग्रेस के बीच समझौता। अब भारतीय आधुनिक भारत में, भारतीय इतिहास में एक नए युग का शुरुआत होने वाली है, क्योंकि गांधी जी उस समय भारत की भूमि पर आ चुके हैं। ये आते हैं 1 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका वो 1893 से लगभग 1915 तक रहे हैं। बीच में 1-2 बार भारत आए थे, लेकिन अब किसी मुकदमे के सिलसिले में वो गए थे और वहीं पे उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका की सरकार थी वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लगा करके काले और गोरे के बीच में भेद करती थी। बहुत सारे आप इसके बारे में फैक्ट जानते होंगे। उन्होंने बहुत सारी मुहिम वहाँ चलाई। उस मुहिम के अंतर्गत इन्होंने वहाँ पे एक नटाल कांग्रेस का वो भी किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था नटाल कांग्रेस का। और इसके अलावा टॉलस्टॉय फार्म एक था, बड़ा चर्चित नाम है टॉलस्टॉय फार्म भी वहाँ पे एक बनाया था, ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। और अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते हुए इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, देखिए गांधी के आने के बाद और जो मूवमेंट आगे बढ़ता है उसको जानने से पहले हम पहले ये एक छोटा सा और चीज़ जानेंगे, वो है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बना के अभी आपको देंगे, उसको आप देखिएगा, समझेंगे। उसके बाद हम गांधी के अभ्युदय के बाद के भारतीय इतिहास के बारे में समझेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट भी दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।